नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था तब जातिगत जनगणना की गई थी। 2013 तक जातिगत जनगणना पूरी हो चुकी थी, फिर सरकार बदली और सरकार ने प्रकाशित ही नहीं की। आज के हालात में जातिगत जनगणना करना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। इस पर कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट रुख यही है। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कम फीसदी वोटिंग होने को लेकर गुजरात भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा कि 2017 के चुनावों की तुलना में पहले चरण में 10 लाख अधिक वोट पड़े हैं और ये बढ़ा हुआ मतदान भाजपा के पक्ष में होगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान में 1.51 करोड़ वोट डाले गए थे, जबकि 2017 में उन्हीं 89 सीटों पर 1.41 करोड़ वोट पड़े थे। इस तरह पिछले चुनावों की तुलना में 10 लाख अधिक वोट पड़े थे। इसी 5 साल की अवधि में गुजरात में मतदाताओं की कुल संख्या में 55 लाख की वृद्धि हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान को लेकर बीजेपी लगातार मुद्दा बना रही है और हमलावर है। इसको लेकर अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने खुद को गाली देने वाली पार्टी के रूप में स्थापित कर लिया है। कर्नाटक के कांग्रेस नेता VS उग्रप्पा ने पीएम मोदी जी को भस्मासुर कहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रावण कहा। कांग्रेस ने क्या क्या नहीं कहा, जनता इनको माफ नहीं करेगी। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के द्वारा लगातार इस रावण वाले बयान को मुद्दा बनाने को लेकर कहा है कि बीजेपी उनके बयान के चुनाव में फायदा लेने के लिए दुरुपयोग कर रही है। मध्य प्रदेश में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना बड़वानी के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक राजेश कनोजे को महंगा पड़ गया। न्यूज 24 के मुताबिक सहायक आयुक्त ने राजेश कनोजे को निलंबित कर दिया है। राजेश कनोजे ने 24 नवंबर को आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर बोरगांव और रस्तमपुर के बीच में राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। उनका राहुल गांधी के साथ फोटो भी आया है। शिक्षक ने राहुल को तीर कमान भी भेंट की थी। इसके अगले ही दिन सहायक आयुक्त बड़वानी द्वारा आदेश जारी कर राजेश कनोजे को निलंबित कर दिया गया। निलंबन पत्र में उल्लेख किया गया है कि राजनीतिक दल की रैली में सम्मिलित होकर उन्होंने मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम 5 का उल्लंघन किया। हालांकि राहुल गांधी की ओर से कहा जा रहा है ये राजनीतिक यात्रा है ही नहीं, इसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी ने भाजपा और शिवराज सिंह चौहान की नींद हराम कर दी है। भाजपा यात्रा से डर रही है। कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी में जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी को लेकर पूछे गए सवाल पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने तीखा जवाब दिया। क्या केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में वापस लौटेंगे? इस सवाल के जवाब में जयराम रमेश ने कहा, सिंधिया 24 कैरेट गद्दार हैं, पार्टी में उनकी वापसी का कोई सवाल ही नहीं उठता। जयराम रमेश ने कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस छोड़कर जाने वालों को वापस नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने के बाद गरिमापूर्ण चुप्पी बनाए रखने वाले कपिल सिब्बल जैसे लोगों को पार्टी वापस लौटने की अनुमति दे सकती है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया या हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोगों को नहीं। राहुल गांधी ने महंगे पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कच्चा तेल 25% सस्ता, LPG 40% सस्ती, ये 6 महीने के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आंकड़े हैं। फिर भी पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम कम क्यों नहीं हुए? राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपके लूटतंत्र के खिलाफ लोकतंत्र की आवाज है भारत जोड़ो यात्रा, जवाब दीजिए। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि राज्य के राज्यपालों के पद के लिए व्यक्तियों के चयन के लिए कुछ मानदंड तय किए जाने चाहिए। ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, छत्रपति शिवाजी महाराज और समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे श्रद्धेय शख्सियतों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट के द्वारा सरकार गिराने के लिए की गई बगावत के संदर्भ में कहा कि एक राज्य मंत्री ने एकनाथ शिंदे के विश्वासघात की तुलना योद्धा राजा के आगरा से भागने से की और ऐसे लोग अभी भी पद पर बने हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है और ऐसे पद पर किसे नियुक्त किया जा सकता है, इसके लिए कुछ मानदंड होने चाहिए। मैं मांग करता हूं कि इस तरह के नियम बनाए जाएं। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहमदाबाद में कांग्रेस को निशाने पर लिया। योगी ने कहा कि महात्मा गांधी आजादी के बाद कांग्रेस को भंग करना चाहते थे, अब वक्त आ गया है बापू का सपना पूरा करने का। उन्होंने कहा कि अब देश आजाद हो गया है, कांग्रेस की अब कोई जरूरत नहीं है, इसे भंग हो ही जाना चाहिए। कांग्रेस के विसर्जन का जो सपना बापू का है, वो सपने को साकार करने का वक्त आ गया है।
दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए कल 4 दिसंबर को वोटिंग होगी। इस चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी मुख्य मुकाबले में माने जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी चुनाव में जोर लगाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव के लिए जमकर प्रचार किया है और इस बार बीजेपी को मात देने का दावा भी किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में कूड़े के ढेर को मुख्य मुद्दा बनाया है। हालांकि बीजेपी ने इस चुनाव में कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को सड़कों पर उतारकर प्रचार कराया और चुनाव को नाक की लड़ाई बनाया है। इस चुनाव में कल सभी 250 वार्ड पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम 5:30 बजे समाप्त होगा। नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। गुजरात सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान 2002 के गोधरा ट्रेन आगजनी मामले के कुछ दोषियों की रिहाई का विरोध किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दोषियों ने यात्रियों को जलती हुई बोगी से बाहर निकलने और उनको बचने से रोका था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में पथराव में शामिल दोषियों को रिहा करने के लिए जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दोषियों द्वारा शीर्ष अदालत में 2017 के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी, जिसमें उनकी सजा का मूल्यांकन किया गया था। इस मामले में शीर्ष अदालत ने कहा कि पथराव करने वाले दोषियों को जमानत दी जा सकती है क्योंकि वो पहले ही लगभग 17 से 18 साल जेल में बिता चुके हैं। इसके साथ ही आगे इन दोषियों की व्यक्तिगत भूमिकाओं को स्पष्ट करने का निर्देश दिया। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहते हुए इस कदम का विरोध किया कि इन दोषियों ने लोगों को आग लगी हुई ट्रेन की बोगी से बचने से रोका था, जिससे 59 लोगों की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच कॉलेजियम को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी को रद्द करने पर बात करते हुए शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को रद्द किया और संसद में आवाज नहीं हुई तो मैं भौचक्का था। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा था। दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जहां लोगों की इच्छा को दर्शाने वाले संविधान के एक प्रावधान को इस तरह रद्द कर दिया गया हो। मालूम हो कि एनजेएसी यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग सरकार द्वारा प्रस्तावित एक संवैधानिक संस्था है, जिसे जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम की जगह लेने के लिए बनाया गया था। वहीं कॉलेजियम सिस्टम के जरिए पिछले 22 साल से जजों की नियुक्ति की जा रही है, जिसमें न्यायपालिका खुद जजों की नियुक्ति करती है, लेकिन सरकार इसके विरोध में लगातार आवाज उठा रही है। हालांकि सरकार के विरोध में यह भी कहा जा रहा है कि अगर सरकार जजों की नियुक्ति करने लगी तो न्यायपालिका पर बड़ा खतरा आ सकता है। बता दें, उपराष्ट्रपति दिल्ली में 8वें डॉक्टर एलएम सिंघवी मेमोरियल लेक्चर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उपराष्ट्रपति धनखड़ के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में आपत्तिजनक जातिवादी नारों के जवाब में अब वामपंथियों के विरोध में नारे लिखे गए हैं, जिनमें सबसे चर्चित नारा है कम्युनिस्टों भारत छोड़ो। इन नारों को लिखने की जिम्मेदारी हिंदू रक्षा दल नामक संगठन ने ली है। इस तरह के नारे शनिवार को जेएनयू में लिखे नजर आए। आपत्तिजनक जातिवादी नारों के लिए आरएसएस से संबद्ध छात्र संगठन एबीवीपी ने वामपंथी गुटों पर आरोप लगाए थे, जिसका वाम गुटों ने खंडन किया था। इस घटनाक्रम के बाद जेएनयू प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने और कई स्थानों पर सीसीटीवी लगाने का फैसला किया। पीटीआई के मुताबिक मौजूदा नारों में कम्युनिस्टों पर तो टिप्पणी की गई है, लेकिन सबसे आपत्तिजनक ये है कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन आईसिस के साथ जोड़ दिया गया है। हिंदू रक्षा दल के सदस्यों ने कथित तौर पर कम्युनिस्टों के खिलाफ नारे लिखे। उन्होंने लिखा, कम्युनिस्ट भारत छोड़ो। कम्युनिस्ट यानी आईसिस और जिहादी भारत छोड़ो। दरअसल दीवार पर नारों के आगे ये भी लिखा था, हिंदू रक्षा दल। इंदौर के एक सरकारी लॉ कॉलेज के 6 प्रोफेसर्स के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया है। इन प्रोफेसर्स के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने सहित कई आरोप लगाए थे। एबीवीपी ने इस संबंध में कॉलेज के प्रिंसिपल इनाम उर रहमान को ज्ञापन सौंपा था। सभी प्रोफेसर्स को अस्थायी रूप से उनके काम से मुक्त कर दिया गया है। एबीवीपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छात्र संगठन है। बता दें, एबीवीपी के छात्रों ने ज्ञापन में प्रिंसिपल से पूछा था, इस कॉलेज में एक ही विशेष धर्म के ज्यादा शिक्षक क्यों हैं? उन्होंने आरोप लगाया था, इनमें से एक प्रोफेसर धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं। छात्रों ने आरोप लगाया था, ये प्रोफेसर सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद नई शिक्षा नीति के खिलाफ अभियान चला रहे थे। भारत में इजरायल के राजदूत नोर गिलोन ने शनिवार को बताया है कि उन्हें ऑनलाइन हेट का सामना करना पड़ रहा है। गिलोन ने कहा कि ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के जूरी बोर्ड के हेड नादाब लपिट के कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिए गए बयान की निंदा की थी। लापिट ने सोमवार को 53 में IFFI के समापन समारोह में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को वल्गर और प्रोपेगेंडा फिल्म बताया था। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया और टीवी पर चर्चाओं का दौर तेज हो गया था। गिलोन ने ट्विटर पर उन्हें भेजे गए एक संदेश का स्क्रीनशॉट ट्वीट किया है।
इस संदेश में लिखा है, तुरंत भारत से बाहर निकलो, हिटलर एक महान व्यक्ति था। गिलोन ने ट्वीट में लिखा है कि जिस शख्स ने उन्हें यह संदेश भेजा है उसके प्रोफाइल के मुताबिक उसने पीएचडी की हुई है। उन्होंने लिखा है वो उसकी पहचान को जाहिर नहीं कर रहे हैं। कानपुर पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। कल्याणपुर इलाके में पुलिस ने सब्जी बेचने वाले का सामान रेल ट्रैक पर फेंक दिया। जब वो सामान उठाने गया तो उसके दोनों पैर लोकल ट्रेन से कट गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड करके मामले की लीपापोती कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि लोकल पुलिस हर सब्जी बेचने वाले से रोजाना 50 रुपए वसूलती है, इसके बावजूद सब्जी बेचने वालों को भगा दिया जाता है। एडिशनल डीसीपी वेस्ट लखन यादव ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि ट्रैफिक के लिए क्षेत्र को साफ करना एक नियमित अभ्यास का हिस्सा है। डीसीपी लखन यादव ने कहा, इरफान उर्फ लड्डू रेलवे ट्रैक के पास सब्जी बेच रहा था। पुलिस के आने पर वो जल्दी से खाली करने के लिए दौड़ा तो उसका तराजू पटरियों पर गिर गया। उसे उठाने के चक्कर में उसके दोनों पैर ट्रेन के नीचे आ गए। इरफान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाज चल रहा है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों के प्रचंड प्रदर्शन के बाद पुलिस ने उस प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है जिस पर विदेशी छात्रा से कथित छेड़छाड़ का आरोप है। हैदराबाद की गाचीबावली पुलिस ने शनिवार को प्रोफेसर के खिलाफ छात्रा के साथ छेड़छाड़ की कोशिश का मामला दर्ज किया। यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर साहब को सस्पेंड कर दिया है। यह घटना शुक्रवार देर रात कैंपस के अंदर हुई, जिसमें प्रोफेसर ने थाईलैंड की एक छात्रा का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। कैंपस में देर रात एक पार्टी रखी गई थी जिसमें हिंदी विभाग के प्रोफेसर रवि रंजन भी मौजूद थे। आरोप है कि पार्टी के दौरान प्रोफेसर रवि रंजन ने थाईलैंड की छात्रा से छेड़छाड़ की। गाचीबावली पुलिस थाने के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें शनिवार तड़के पीड़ित छात्रा से शिकायत मिली कि प्रोफेसर ने उसका यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया है और जब उसने उसका विरोध किया तो उसने उसे पीटा। पुलिस अधिकारी के मुताबिक शिकायत में छात्रा ने आरोप लगाया कि प्रोफेसर काफी समय से उसका यौन उत्पीड़न कर रहा था। प्रोफेसर के खिलाफ धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच भी शुरू हो गई है। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और सामाजिक कार्यकर्ता खालिद सैफी को दिल्ली की एक कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दंगे के एक मामले में आज शनिवार को बरी कर दिया, लेकिन बरी होने के बावजूद दोनों जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद और खालिद सैफी के खिलाफ कई मामले दर्ज कर रखे हैं। जब तक सभी में उन्हें जमानत नहीं मिलती तब तक वो जेल से बाहर नहीं आ सकते। दोनों पर 2020 के दिल्ली दंगों में एक मामले में पुलिस ने पथराव का आरोप लगाया था। खजूरी खास थाने में इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी। 25 फरवरी 2020 को दर्ज की गई इस एफआईआर में पूर्वोत्तर दिल्ली के खजूरी खास इलाके में हुई हिंसा की जांच की गई थी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता के घर हुए बम धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए हैं। ये धमाका पूर्व मेदिनीपुर जिले में भूपति नगर थाने के अंतर्गत अर्जुन नगर क्षेत्र में टीएमसी के बूथ अध्यक्ष राजकुमार मन्ना के घर पर शुक्रवार रात को हुआ। धमाका इतना भयंकर था कि इसने मिट्टी से बने उनके घर की छत को उड़ा दिया। मृतकों में तृणमूल के स्थानीय नेता राजकुमार मन्ना शामिल हैं। उनके अलावा राजकुमार के भाई देव कुमार मन्ना और एक अन्य व्यक्ति विश्वजीत गायन की भी मौत हो गई। जिस इलाके में यह घटना हुई उसके पास ही शनिवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की सभा होनी थी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता के घर धमाके के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने इस धमाके के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि जब भी कहीं कोई धमाका होता है तो हम देखते हैं कि इसमें टीएमसी के नेता शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि असामाजिक लोग टीएमसी में बैठे हुए हैं और ऐसे में धमाके को लेकर हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में एनआईए से जांच कराने की मांग की है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष श्रीकांत मजूमदार ने आरोप लगाया ये धमाका टीएमसी नेता के घर में उस वक्त हुआ जब वो कच्चा बम बना रहा था। उन्होंने कहा कि टीएमसी पंचायत चुनाव से पहले राज्य में डर का माहौल बना रही है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से इस घटना का संज्ञान लेने की मांग की है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति के मामले में सीबीआई ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और एमएलसी के कविता को समन भेजा है। सीबीआई ने उनसे 6 दिसंबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। उन्हें इस बात की छूट दी गई है कि वो अपनी सुविधा के मुताबिक या तो दिल्ली स्थित सीबीआई के मुख्यालय में पूछताछ के लिए आ सकती हैं या फिर सीबीआई के हैदराबाद में स्थित दफ्तर पर। सीबीआई के द्वारा कविता को जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि इस मामले की जांच के दौरान कुछ तथ्य सामने आए हैं और हो सकता है कि आपको इस बारे में जानकारी हो, इसलिए ऐसे तथ्यों की जांच करनी जरूरी है। नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कविता ने कहा कि उन्होंने सीबीआई के अफसरों से कहा है कि वो 6 दिसंबर को उनसे हैदराबाद में स्थित उनके आवास पर आकर मिल सकते हैं। बता दें, विवाद होने के बाद दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति को वापस ले लिया था। इससे पहले दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इस मामले में तेलंगाना की कुछ कंपनियां भी सीबीआई की रडार पर हैं।
गूगल के प्रमुख सुंदर पिचाई को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया है। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने शुक्रवार को उनको ये अवार्ड सौंपा। भारत सरकार की तरफ से मिला ये सम्मान स्वीकार करने के बाद सुंदर पिचाई ने एक ब्लॉग लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि भारत उनका एक हिस्सा है जो हमेशा उनके साथ रहता है। उन्होंने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं अपने अंदर बसे भारत को साथ ले जाता हूं, इस खूबसूरत सम्मान को छोड़कर जिसे मैं किसी एक जगह पर सुरक्षित रखूंगा। बता दें, भारतीय अमेरिकी पिचाई को व्यापार और उद्योग श्रेणी में 2022 के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। मदुरै में जन्मे पिचाई को इस साल की शुरुआत में 17 पुरस्कार विजेताओं में से एक नामित किया गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।